हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, चाहे वो एसओएल के स्टूडेंट हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उनके पास में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नेम है या पेपर का नेम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, या सिंपली मैं कहूँ आप लोगों को अगर इंटरनेशनल रिलेशन भी लिखा है आप सभी की बुक में, तो आज का नई वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम एक और नए आप सभी के लिए क्वेश्चन पेपर को पूरा डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, एज ऑलवेज, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का मार्केट से परचेज कर रहे हो या फिर आपको कहीं से डाउनलोड किया आपने या आपको मिला है, तो सबसे टॉप पे आप सभी को ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर क्या लिखा है, कितने पेजेस का ये क्वेश्चन पेपर है। क्योंकि एग्जामिनेशन में आप सभी के कई बार ऐसा होता है मिसप्रिंट आ जाता है, तो यहाँ पर आप सभी को ये पता होना चाहिए कि आपको 2 पेजेस की मिल गए और 4 पेजेस का आपका पेपर आया है, 3 पेजेस का पेपर आया है लेकिन आप सभी को 4 पेज मिल गए। ऐसा क्यों होता है मैं आप सभी को पहले बात बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर आप हर वीडियो में ये बात पहले क्यों बताते हो। ये इसलिए क्योंकि आप सभी जब एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सभी का अगर पॉलिटिकल साइंस का पेपर चल रहा है तो कुछ बच्चे ऐसे हों जिनके हिस्ट्री का पेपर चल रहा हो, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका हिस्ट्री के अलावा एजुकेशन का या इकोनॉमिक्स का पेपर चल रहा होगा। अब ऐसा क्यों होता है, या वो क्वेश्चन पेपर आपका ही है या नहीं, या आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सभी को पता है, आप सभी ने चाहे ओपन बुक एग्जामिनेशन दिया होगा तो आप सभी को याद होगा कि आपके पोर्टल पे एक साथ ही 2 पेपर शो होते थे। ठीक इसी तरीके से कुछ बच्चों की वो पेपर होते हैं, लेकिन आप सभी को एडमिट कार्ड ही फॉलो करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले पेजेस आप लोगों को देख लेना है। इसके बाद में आप सभी के एडमिट कार्ड पे आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर आएगा, यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर भरना है। इसके बाद में सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर ये आपको अपनी आंसर शीट पे फिल करना होता है, तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में यूनिक पेपर कोड, तो इट मे बी चेंज, क्योंकि एसओएल, एनसीवेब और रेगुलर कॉलेज तीनों पे ये सब्जेक्ट है, तो ऐसा भी हो सकता है कि यूनिक पेपर कोड अलग अलग हो, वैसे तो सेम रहने की उम्मीद है। इसके बाद में अगर हम देखें तो आप सभी का ये पेपर जो है 4th सेमेस्टर का है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे का पेपर है। इसके अलावा जो मार्क्स की बात करें तो रेगुलर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके 75 मार्क्स का पेपर आएगा, और इसके अलावा जो एसओएल के स्टूडेंट्स हैं अगर आप सभी के 75 लिखा भी आए तो आप उसको 100 ही कंसीडर करेंगे, 100 ही उसको मान के चलेंगे, क्योंकि आप सभी को 100 नंबर का पेपर ही मिलता है और आप सभी को मार्क्स भी 100 मार्क्स से ही मिलते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप सभी के ना तो अटेंडेंस के मार्क्स लगते हैं और ना ही आपके असाइनमेंट के, और वहीं रेगुलर कॉलेज में 5 नंबर अटेंडेंस के और 20 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं, तो 25 इन दोनों का सम हो जाएगा और 75 मार्क्स का यहाँ पर आपका पेपर आता है। अब यहाँ पर सबसे पहले टॉप पे आप सभी को अपना क्या करना है, रोल नंबर लिखना है, जैसा कि आप सबकी रिसिप्ट पर जो भी लिखा हुआ है या आपके एडमिट कार्ड पे। इसके अलावा यहाँ पर आप सभी अपना क्वेश्चन पेपर जो है या तो इंग्लिश भाषा में या फिर हिंदी भाषा में अटेंड कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन पेपर आप सभी ने लिखा है या जो भी आंसर आप लिख रहे हो उसका, तो आप सबको एक बात का ध्यान रखना है कि लैंग्वेज एक ही हो। ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन इससे अटेंड कर दिया, एक लैंग्वेज इससे अटेंड कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको टोटल कितने क्वेश्चन करने होंगे, ये आपके जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा उस पर मेंशन होगा। आप एसओएल वाले बच्चे भी ध्यान रखें, अगर यहाँ पर आपके 4 लिखा आता है तो आप 4 ही करना, 5 लिखा हुआ आता है तो आपको 5 ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपकी मार्किंग होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। नाउ यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एग्जामिनेशन बहुत बार इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछता है। यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत लगे, मिसप्रिंट लगे, तो आप इंग्लिश को एक बार ज़रूर पढ़ें, इंग्लिश में भी दिक्कत लगे तो एक बार हिंदी में ज़रूर पढ़ें। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ना लिखकर ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी लिखता है पेपर में। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन की थ्योरी पूरी पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज से पूछा जाता है, और अलग अलग लैंग्वेज का मतलब मेरा इससे यही है कि अलग अलग तरह से आपसे पूछा जाता है, शब्दों को फेर बदल के आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी लिखा सकता है या संबंध भी लिखा सकता है कि अध्ययन के रूप में या अध्ययन के उपागम में
किसके? हंस, यहाँ पर लिखा है हंस, ध्यान से देखेंगे, हंस जे मार्गेंताउ। अब यहाँ पर सिर्फ आप देखोगे मार्गेंताउ लिखा हुआ है, तो इसकी आपको अप्रोच को बताना है। अब आप सभी को पता है कि आपने अगर हमारी वीडियोस देखी है तो आप सभी को पता होगा हंस जे मार्गेंताउ, इनके विचार किसके ऊपर है? रियलिज्म के ऊपर। रियलिज्म क्या है? यथार्थवादी सिद्धांत। इससे रिलेट करते हुए बहुत सारी वीडियोस आप सभी के लिए उपलब्ध है। हंस जे मार्गेंताउ के 6 सिद्धांत कौन से, वो भी अपलोडेड है। यथार्थवादी सिद्धांत क्या कहता है, वो भी अपलोडेड है। सारे के सारे आंसर आप सभी के लिए अपलोडेड है। लेकिन यहाँ पर आपसे देखो क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझना है। आपको क्या करना है? आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। आलोचनात्मक विश्लेषण का मतलब क्या होता है? यानी आपको रियलिज्म तो पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना ही करना है, लेकिन उसकी कमियां के साथ साथ उसकी अच्छाइयां भी आपको बतानी होती है। सिर्फ यहाँ पर अगर ये शब्द इस्तेमाल होता कि आपको सिर्फ आलोचना करना है, आलोचना, तो यहाँ पर आलोचना का मतलब सिर्फ आपको इसकी बुराई करनी है। लेकिन जब ये शब्द जुड़ गया आलोचनात्मक, तो आपको अच्छाई के साथ में, क्योंकि कोई भी चीज़ की अगर आप कमी गिनवाओगे तो बगैर उसकी अच्छाई के साथ में उसकी कमियां जब भी माइंड में आप इमेजिन नहीं करोगे तो वो नहीं हो सकता। तो हंस जे मार्गेंताउ की आपको कमियां बताना है। इसके अंदर नव यथार्थवाद आपको बताए, यथार्थवाद में जो भी कमियां रह गई थी उसने नव यथार्थवाद ने उसको उजागर किया। और अगर हम बात करें यथार्थवाद के अलावा नारीवादी भी इसकी आलोचना करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें उदारवादी भी इसकी आलोचना करते हैं। तो आप ये क्वेश्चन ध्यान से रखेंगे, और मैं रियलिज्म को आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखूंगा। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसी में मिलेगा, या तो रियलिज्म में मिलेगा फर्स्ट क्वेश्चन, या फिर आप सभी को नियो रियलिज्म में मिलेगा, जैसा कि आगे अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए। अगली स्लाइड पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसमें आपसे एक तो रॉबर्ट कोहनन और दूसरा आपका जोसेफ नायर, इनके नव उदारवादी सिद्धांत को आपसे पूछा गया है। तो नव उदारवादी सिद्धांत क्या है, ये आप सभी के ऑलरेडी अपलोडेड है। नई वीडियोस भी है और पुरानी वीडियोस भी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं और उसका पूरा आनंद ले सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद में हम बात करते हैं अपनी अगली स्लाइड पे और अगले क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन आप सभी अभी से ही इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि 6th सेमेस्टर में भी आप सभी को ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो जहाँ पर भी मैं स्टार बनाऊँ तो समझ जाऊँ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है शीत युद्ध के अंत के प्रमुख क्या कारण थे। तो शीत युद्ध के अंत के प्रमुख क्या कारण थे, इसकी वीडियो भी आप सभी के लिए अपलोडेड है। इट मे बी पॉसिबल कि ये इग्नू की थंबनेल लगा होगा उस पर, लेकिन ये सेम चीज़ ही आपके लिए भी और इग्नू वाले बच्चों के लिए भी। तो शीत, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अब आप एक चीज़ देखिए, बहुत सारे बच्चे मेरे से ये बात पूछते हैं कि सर आप बहुत से टॉपिक जो हैं वो इग्नू के भी डाल रखे हैं, आपने एसओएल के भी डाल रखे हैं, या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी ऊपर थंबनेल बना हुआ है। तो आप लोगों को गाइस करना क्या होता है, देखो आपको क्वेश्चन लिखना है। यहाँ पर इग्नू, एसओएल, रेगुलर कॉलेज, इट डजेंट मैटर। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे आप किसी और यूनिवर्सिटी की बुक्स का भी या आप किसी और यूनिवर्सिटी के नोट्स का भी सहारा ले सकते हो। आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि भैया जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है मैं उस क्वेश्चन का अच्छे तरीके से आंसर दूं। तो यहाँ पर शीत युद्ध के अंत के कारण बताने, तो शीत युद्ध के अंत के कई सारे कारण थे, जैसे हम बात करेंगे तो मैं आपके सामने कुछ कारण लिखना चाहूँगा, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है और इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन, क्योंकि उन क्वेश्चन को छोटे वे में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैंने कहा है डायरेक्टली आप उसको वीडियो को आप फॉलो कीजिए, लेकिन जिस चीज़ को अच्छे से समझाया जा सकता है नॉर्मल तरीके से भी और आपके समझ में भी आए, उसको हम अच्छे तरीके से ही समझाएंगे, और जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सोवियत संघ का कमज़ोर पड़ना, सबसे पहला रीज़न ये था। दूसरे रीज़न की बात करें तो यूरोपियन देशों का संगठित होना, एक कारण ये भी था, यूरोपियन देशों का संगठन। या फिर आगे आप देखोगे, देखो सोवियत संघ जो है उसका विघटन आप देखते हैं हम कि लगभग अप्रोक्सीमेटली जो डेट हमें ज़्यादातर गूगल पे या एनसीईआरटी बुक्स पे भी मिल जाती है, 25 दिसंबर 1991 को कहा जाता है कि सोवियत संघ का डिक्लाइन हो गया था, सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो आप देखोगे 1 नवंबर आगे चल के 1 नवंबर 1992 में, कब 1 नवंबर 1992 में ईयू की स्थापना होती है। ईयू क्या है, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ। तो यूरोपीय देश आपस में इंटीग्रेट हो रहे थे। तीसरी बात करें तो हथियारों की होड़,
हथियारों की होड़ के कारण क्या है, सोवियत संघ बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया, या फिर दोनों देशों के बीच में परमाणु युद्धों का भय बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसके अलावा धीरे धीरे जो है यूएनओ का प्रासंगिक होना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, या फिर सोवियत संघ को ये समझ में आ जाना है, सोवियत जो गुट के पूर्वी गुट के जो देश थे उन सबको ये समझ में आने लगा था कि युद्ध से किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, और इस तरीके से अर्थव्यवस्था को बना के अपना कोई भी फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है न्यू कोल्ड वॉर। तो नव शीत युद्ध क्या है, इसके ऊपर वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, आप उस वीडियो को पूरा आनंद ले सकते हैं। और नव शीत युद्ध के प्रारंभ होने के क्या कारण थे। वैसे ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, तो मैं इसकी एक वैसे आप लोगों के लिए नई वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब अगर वर्तमान समय में देखें जिस तरीके से रूस, इसके बाद में अमेरिका के दोनों के संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। इसके अलावा इस बीच में मैं अगर रूस के साथ में मैं चाइना को भी लिख दूं, चीन को भी लिख दूं, किस प्रोस्पेक्टिव में, आज मैं कंटेम्प्रेरी प्रोस्पेक्टिव की बात कर रहा हूँ, जब से जो यूक्रेन है, जब से यूक्रेन जो है उसके साथ उसके युद्ध चल रहे हैं रूस के, उसके बाद से अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन दोनों से आपसी रिलेशन ख़राब हो चुका है। तो नव शीत युद्ध के अंदर ये भी आता है। देखा जाए तो अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से युद्ध में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, वो हथियार दे रहा है, पैसे की मदद कर रहा है। रशिया भी बार बार धमकी दे रहा है कि हम परमाणु बम फोड़ देंगे जो भी हमारे बीच में आएगा। तो ये एक नए प्रकार का शीत युद्ध है। इन दोनों में बीच में युद्ध नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी युद्ध जैसी इन दोनों के बीच में भी स्थिति इस वजह से बन चुकी है। तो ऐसे प्रोस्पेक्टिव में भी आप लोगों के लिए कैसे आंसर आपको लिखना है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर भी वो आपको बताया जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारण और बाह्य कारण। ये क्वेश्चन सेपरेटली आप लोगों के लिए अपलोडेड है, बट नाउ यहाँ पर मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो और ये क्वेश्चन आए ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मोस्ट प्रोबेबली आप सभी को पता है, मोस्टली बच्चे इस बात से वाकिफ़ होंगे कि जो मेल स्टूडेंट्स हैं और जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर जो है वो अलग अलग शिफ्ट में अब तक होता था। अब आपका होगा या नहीं होगा, मैं आप लोगों को ये एडमिट कार्ड पे प्रॉपर्ली मेंशन होगा। लेकिन अगर हर बार की तरह जैसे पहले ऑफलाइन एग्जाम होते थे, हमने भी ऑफलाइन एग्जाम दिए हैं, तो उस समय मेल स्टूडेंट जो एसओएल के होते थे उनके अलग एग्जाम आते थे और फीमेल्स के अलग होते थे। और ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली हमारे स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं जो एसओएल या एनसीवैप के होते हैं, वही वीडियो देखते हैं। तो एसओएल के ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर ये मेल के स्टूडेंट्स के अगर पेपर में नहीं आया तो ये फीमेल में ज़रूर आएगा, अगर ये फीमेल में नहीं आया तो ये मेल में ज़रूर आएगा। तो आप इस चीज़ को अपने मन में गांठ बांध लीजिए कि भाई ये आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कुछ कारणों के बारे में बात हो रही है, एक आंतरिक कारणों के बारे में बात हो रही है और एक बाह्य कारणों के बारे में बात हो रही है। एक आंतरिक कारणों के बारे में बात हो रही है, एक बाह्य कारणों के बारे में बात हो रही है। तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बाह्य कारण की बात करें, विदेश नीति को प्रभावित करने में, आप अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, सबसे पहले विदेश नीति क्या होती है। तो विदेश नीति, हर एक देश पूरी तरीके से क्या नहीं होता, परिपूर्ण नहीं होता। कोई भी देश जो है अपना आर्थिक विकास पूरी दुनिया से अलग थलग रह के नहीं कर सकता। उसके अंदर बहुत सारे संसाधनों की कमी होती है, या फिर उसके अंदर संसाधनों की कमी भी नहीं है तो उसको विदेशों से बहुत तरह की संसाधनों को लेना पड़ता है, चाहे कच्चा माल हो सकता है या फिर अपने जो भी विनिर्मित वस्तु है उसे बेचना पड़ता है। उसके लिए उसे दूसरे देशों से संबंध बनाने पड़ते हैं, और ऐसे संबंध जो होते हैं वो विदेश नीति कहलाती है हमारी, कि किस देश से हम कैसे संबंध रख रहे हैं, वो हमारी विदेश नीति है। अब इसको प्रभावित करने वाले एक तो आंतरिक कारण और एक बाह्य कारण, इन दोनों को हमें एक्सप्लेन करना है। तो इन दोनों को एक्सप्लेन करने की बात करें तो आंतरिक कारण की बात करें तो भारत की जो जलवायु है, भारत की जो जलवायु है, सबसे पहला रीज़न ये है, हम दूसरे देशों से जब संबंध बनाते हैं, जलवायु भारत की, इसको हम जलवायु ना कहकर हम इसको भारत की भौगोलिक स्थिति कहेंगे। हम क्या कहेंगे, भारत की भौगोलिक स्थिति। ये पॉइंट पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है जो मैंने आप लोगों को कहा है, बता रहा हूँ मैं। भौगोलिक स्थिति है भारत की जलवायु जो विदेश नीति को प्रभावित करती है। दूसरी हमारी भारत की संस्कृति, भारत की संस्कृति, क्योंकि भारत विविधता वाला देश है तो ऐसे देशों से संबंध बनाता है और ऐसे संबंध बनाता है जिससे हमारा उस पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। अगर हम बात करें और भी पॉइंट्स के अंदर तो भारत के थर्ड पॉइंट है जो हमारे विद्वानों का प्रभाव है, विद्वानों का प्रभाव, विद्वानों का प्रभाव, जो पुराने विद्वान हैं उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है कि हमें किस तरीके से किस देश से संबंध बनाना चाहिए, किस तरीके से नहीं। जैसे गांधी जी है, उनकी विचारधारा आज भी हमें दिखती है कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको वो विरोध करते थे। उनका कहना था कि बड़ी इंडस्ट्री आती है तो हमारे देश के अंदर बेरोजगारी लाती है, क्योंकि एक बड़ी मशीन कई लोगों का कार्य कर लेती है। अभी फॉर एग्जाम्पल आपको ये सूचना मिलने वाली है कुछ ही दिन में, स्विगी एक चीज़ की टेस्टिंग कर रहा है कि वो डिलीवरी जो है वो किसके थ्रू करेगा, वो ड्रोन्स के थ्रू करेगा। किसके थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू। तो यहाँ पर जो डिलीवरी बॉय थे अब
ड्रोन की जॉब तो चली जाएगी, क्योंकि ड्रोन्स को तो बैठे बैठे वहाँ पर हैंडल किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हमारे सामने निकल के आ रही है। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उससे बेरोजगारी बढ़ रही है, तो हम ऐसे देशों से संबंध नहीं स्थापित करते जिससे हमारा पूरी देश पूरी तरीके से उपनिवेश बन जाए। बाह्य कारणों की बात करें तो हम गुटनिरपेक्षता है, यूएनओ की नीति है, भारत के पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा अगर हम अगली बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति ये भी हमारे क्या करती है, संबंधों को प्रभावित करती है। आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति ये भी हमारे संबंधों को प्रभावित करती है। तो ये वाला पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन के उद्भव और विकास के बारे में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए। आप सभी को पता है गुटनिरपेक्षता की जब स्थापना हो रही थी, जब इसका बेलग्रेड सम्मेलन हुआ भी नहीं था, तो एक सम्मेलन हुआ था जिसे हम एफ्रो एशियाई सम्मेलन के नाम से जानते हैं, और जिसे हम बाडुंग सम्मेलन भी कहते हैं। अभी बाडुंग सम्मेलन क्या था, देखो लगभग 1954 में, कब 1954 में 5 देश ऐसे थे जिसमें से इंक्लूडिंग भारत था, जिसमें भारत, यूगोस्लोवाकिया, इंडोनेशिया के बाद में घाना और मिस्र, ये सारे के सारे देश ऐसे थे जिन्होंने 5 देशों ने मिलकर गुटनिरपेक्षता की नींव डाली। इसके बाद में इस गुटनिरपेक्षता के उदय में भारत के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आपको भारत की भूमिका बतानी कि भारत इसके अंदर कैसे ये क्या, पहली चीज़ तो ये बतानी है आपको, देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे आप इस वाले भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले, एक तो आंतरिक कारण पूछ लिया आपसे और एक बाह्य कारण। इसके अलावा और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से करें, क्योंकि इतना इजी नहीं रहेगा आप सभी के लिए। नवशीत युद्ध क्या है, पहला चीज़ ये होगी, दूसरा इसके प्रारंभ होने के कारण। आप हर एक क्वेश्चन के अंदर देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ चीज़ें मिलेगी। शीत युद्ध के अंत होने के क्या कारण थे, ये एक क्वेश्चन था। इसके अलावा हम बात करें तो और भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन के अंदर। एक देखो, एक रॉबर्ट कोनियन के बारे में पूछ लिया, दूसरा इस विद्वान के बारे में पूछ लिया, तो आपसे 2 चीज़ें तो एक क्वेश्चन के अंदर पूछता है, ये चीज़ कॉमन सी है। तो आप सभी को अपने एग्जाम्स के अंदर इस तरीके से प्रिपेयर होकर जाना है कि आप सभी उसको अच्छी तरीके से सेटिस्फाइड कर सके, उसका आंसर अच्छे तरीके से दे सकें। तो नाउ यहाँ पर भारत की क्या भूमिका है, ये तो आप सभी ने क्लास 12 से ही पढ़ी है कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि भारत को अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से संचालन करनी चाहिए, क्योंकि भारत और साथ ही साथ वे सभी देश जो एशिया के देश थे, वो सभी के सभी एशिया या अफ्रीका के देश थे, उन्होंने काफ़ी लंबे अरसे तक उपनिवेश का सामना करना पड़ा था उन्हें, और वो दोबारा से किसी ऐसे गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे जिससे भारत की जो अधीनता है वो दोबारा से हो जाए, भारत किसी का गुलाम बन जाए। क्योंकि अगर भारत यूएसए के खेमे में जाता तो यूएसए की बातें माननी पड़ती। आप सभी ने पढ़ा भी था क्लास 12 में कि बड़ी महाशक्तियाँ छोटे देशों को अपने खेमे में क्यों शामिल करती थी, ताकि उन सभी का आर्थिक संसाधन यूज़ कर सके, ताकि उन सभी से युद्ध का खर्चा ले सके, ताकि पड़ोसी देश में अगर जासूसी करनी तो जासूसी कर सके, तो हमारा देश जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता, दोबारा से अधीन चला जाता। इस तरीके की भूमिका आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है। बाकी आप लोगों के लिए सेपरेटली आपके एग्जाम से पहले सारी वीडियोस आ जाएगी। इसके अलावा इस आंदोलन का क्या आज भी प्रासंगिकता है, यानी गुड नेम मतलब गुटनिरपेक्षता, क्या आज भी इसकी प्रासंगिकता है? तो ये 2nd नंबर पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो है हमारी, गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता की। आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं बाय एसओएल सॉल्यूशन। आप कोई भी क्वेश्चन सर्च कर रहे हो उसको लिखिए, लास्ट में एसओएल सॉल्यूशन लिख दीजिए, या फिर एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप आई बटन के थ्रू भी उसको एक्सेस कर सकते हो। वहाँ से आप सभी को कंप्लीट सारे आंसर मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी उसके नोट्स बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, भारत को जिन कारणों से एक महत्वपूर्ण शक्ति का केंद्र बनाया गया है उसका उल्लेख कीजिए। तो भाई भारत की महत्वपूर्ण शक्ति होने के क्या कारण है? इसकी वीडियो भी अपलोडेड है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। कई सारे कारण है। एक आर्थिक कारण, एक क्या है आर्थिक कारण, एक क्या कारण है, दूसरे नंबर पे बात करें हम राजनीतिक कारण। सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करी जाएंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर क्वेश्चन समझा रहा हूँ, देखो आंसर समझाने के लिए तो सेपरेटली आप लोगों को पता ही है, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को 7 से 8 पेजेस में अगर अच्छी है तो आपको
8+ पेजेस में लिखना होता है। तो आप सभी को ये सभी जानना है, ये सभी पॉइंट 8-8 पेज के आंसर एक एक, और इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं तो एक ही वीडियो में होना तो ये बहुत ही मुश्किल है। और बाकी मैराथन क्लास में आप लोगों के लिए जब लेकर आऊँगा तो उस जगह पर आप सभी के लिए जो भी मेरी तरफ से होगा मैं आप सभी को अपनी तरफ से पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश भी करूँगा। तो नाउ यहाँ पर हमने क्या देखा कि कुछ कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारी बातें हैं जो यहाँ पर, जैसे आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण के अलावा हम बात करें भारत की महाशक्ति के बनने के पीछे, तो भारत की एक परमाणु 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 शक्ति का होना है ना, या फिर यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद है, आप सभी को पता होगा यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके अंदर, जिसको हम शॉर्ट में एससी बोलते हैं, इसके अंदर अगर कोई भी निर्णय लेना होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू पास होके जाता है। उसमें भारत जो है उसके स्थायी सदस्य बनने की पूरी योग्यता रखता है या दावेदारी भी है, बस अपना अनुदान कम देता है, उस मामले में नहीं है। क्लास 12 में आपने पढ़ा इस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत जो है सबसे अधिकतम, जापान के बाद में, जापान, ब्राज़ील, इन सब के बाद में, अब वर्तमान समय में आज इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आज 1 मई 2022 है, और इस दिन आज के समय में भारत भी सुरक्षा परिषद का जो स्थायी सदस्य बनने की योग्यता रखता है, और अस्थायी का मेंबर आज भी है, जो कि 2 सालों के लिए चुना जाता है। तो भारत की योग्यता और भारत की आप देख सकते हो स्थिति यहाँ पर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, आर्थिक संबंधों की बात करें तो अभी G7 का सबमिट हुआ था, ग्लोबल 7 जो देश थे उसमें भारत को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, जिसमें ग्लोबल विश्व की 7 महाशक्तियाँ थी, जर्मनी, जापान, इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, तो उनमें भारत को भी शामिल किया गया। तो आप देख सकते हो कि भारत का क्या कद है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत की, तो भारत ब्रिक्स नाम के एक संगठन में, BRICS, ब्रिक्स, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश पूरी दुनिया की 50% इकोनॉमी ये अकेले हैं। तो भारत का कितना बड़ा एनरोलमेंट है। इसके अलावा हम बात करें तो गुटनिरपेक्षता के थ्रू, नेम के थ्रू, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को खत्म करने में भारत की भूमिका होती है। आर्थिक प्रोस्पेक्टिव में समझ में आ गया, राजनीतिक प्रोस्पेक्टिव में आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता दिए मैंने, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे भारत का जो कद होता है वो इस वजह से ऊँचा होता है। बाकी आप लोगों को वीडियोज़ तो देखनी पड़ेगी जो आप लोगों के लिए बनाई गई है। अब हम बात करेंगे अपनी अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन शॉर्ट नोट है। शॉर्ट नोट बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन आएंगे, इन 4 में से कोई भी 2 आप कर सकते हो। आप ये दोनों करना चाहे तो आप ये दोनों कर सकते हो, आप ये दोनों ना करना चाहे, आप कुछ और क्वेश्चन करना चाहे वो भी कर सकते हो। लेकिन जिन बच्चों की स्पीड अच्छी है वो शॉर्ट नोट ही अटेंड करना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं, तो उसमें से आप सभी को 20 में से लगभग अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को 12 नंबर तो मिलते ही मिलते हैं। लेकिन शॉर्ट नोट अगर 10 नंबर का ही होता है, अगर आप अच्छा लिखते हो तो आपको 8 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। तो यहाँ पर आपसे फेमिनिस्ट प्रोस्पेक्टिव में इंटरनेशनल यानी J.N. टिग्नर के विचार पूछे गए। इसके अलावा जो कोलैप्स हुआ था, यानी कोलैप्स का मतलब है डिक्लाइन, हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सोवियत यूनियन का, इसके बारे में पूछा गया है। यूरोपियन यूनियन एज अ सुपर पावर, इसकी वीडियो भी आप सभी के लिए अपलोडेड है। और इसके अलावा व्यू ऑन केनेथ वॉल्ट्स ऑन रियलिज्म। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, केनेथ वॉल्ट्स जो है इनके नियो रियलिज्म पे, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कंफ्यूज करने के लिए रियलिज्म लिखा है। तो ये नहीं कि हम सारे के सारे पॉइंट मार्गेनथाउ के ही डाल दें इसके अंदर, क्योंकि मार्गेनथाउ के विचार बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो ज़्यादातर लोग मार्गेनथाउ के याद करके चले जाते हैं और बस हो गया। मार्गेनथाउ के अलग विचार हैं केनेथ वॉल्ट्स के, क्योंकि इनके न्यू रियलिज्म पे, नव यथार्थवाद पे इनके विचार हैं। तो आपको ध्यान रखना है। हिंदी वाले बच्चों को भी थोड़ा समझा देते हैं अच्छी तरीके से। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवादी परिप्रेक्ष्य अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पूछ रहा है तो आपको J.N. टिग्नर के विचार तो करके ही जाना है। J.N. टिग्नर जी के विचार जो हैं वो इकलौती फेमिनिस्ट है इंटरनेशनल लेवल पे। टिग्नर ये क्या करती है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की बात उठाती है। ये यथार्थवाद की, नव यथार्थवाद की, मार्क्सवाद की, हर किसी की आलोचना करती है, क्योंकि सबने महिलाओं को अपने सिद्धांतों में जगह नहीं दी है। हर किसी को दोषपूर्ण बताया, परंतु पुरुषों की स्थिति को दोषपूर्ण नहीं बताया। सोवियत संघ का विखराव या फिर डिक्लाइन, या फिर हम कहें सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता है सोवियत संघ ने अपना ज़्यादातर पैसा जो है वो हथियारों को बनाने में, दूसरे देशों को शामिल करने में खर्च कर दिया, इसीलिए अपनी जनता की आम ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। अगली बात करें तो सोवियत संघ जो है वो अपनी जनता को भ्रम में रख रहा था। एक ही पार्टी का तानाशाही रवैया काफ़ी सालों से बढ़ता जा रहा था। क्लास 12 में भी आपने पढ़ा है, बाकी इसकी सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। यूरोपियन संघ एक महाशक्ति के रूप में आप ये भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी को पता है। G7 के जो अगर मेंबर की बात करें तो ब्रिटेन तो अब इसका मेंबर नहीं रहा। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये 3 सदस्य इसके हैं। फ्रांस,
जर्मनी, इटली, ये 3 सदस्य इसके हैं। ये तीनों सदस्य का आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक देश ऐसा है फ्रांस जो है, जो को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है। अगर कल को इसकी सदस्यता बढ़ती हुई है तो जर्मनी पक्का इसका मेंबर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि सबसे बड़ा दावेदार वही है, वही सबसे ज़्यादा एलिजिबल भी है, मैं ये कह सकता हूँ। इसके अलावा महाशक्ति की बात करें तो अमेरिका से 3 गुने ज़्यादा व्यापार में हिस्सेदारी करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यापार को छोड़ के तो इसका जो डॉलर है ये पूरी दुनिया में अमेरिका से ज़्यादा पॉपुलर है, अमेरिका से ज़्यादा कीमती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए पोर्शन। इसके अलावा केनेथ वॉल्ट्स के नव विचार पे, यानी ये संरचनात्मक थ्योरी देते हैं, अपनी संरचनाओं को विकास करने की बात करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन को भी। इसकी वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आप सभी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट नई नई वीडियोस होगी हमारी तरफ से आप सभी के लिए आती रहेगी। होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा एक लास्टली मैं आप सभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर के थ्रू आप हमारे जो व्हाट्सअप जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में आप हमारे जुड़ सकते हैं। मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए अलग अलग है। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस तरीके से हमारे तक पहुँचा सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।